Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। कब हम किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, वो स्पेसिफिक डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपने देखा कि हर नेक्स्ट टर्म इससे पहले वाले टर्म से बड़ा है, ठीक है ना। मतलब हमने देखा कि A1 से बड़ा है इसका नेक्स्ट A2, A2 से बड़ा है A3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपके पास nth टर्म है AN, तो इससे बड़ा AN+1 मिलेगा आपको फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी सीक्वेंस में आपने जनरली देखा कि हर एक टर्म से बड़ा नेक्स्ट टर्म है, इससे बड़ा ये नेक्स्ट टर्म है, इससे बड़ा ये नेक्स्ट टर्म है एंड सो ऑन। तो अगर ये पैटर्न आपको मिलता है तो हम कहेंगे हमारी जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में अगर आपने देखा हर टर्म से नेक्स्ट टर्म छोटा अगर मिल जाता है, मतलब आपने देखा कि A1 से छोटा है A2, A2 से छोटा है A3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास nth टर्म आएगा और इस nth टर्म से छोटा आएगा नेक्स्ट टर्म AN+1 एंड सो ऑन। ऐसा आपको मिलता जाता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो हम इस सीक्वेंस के लिए अगर ऐसा डिनोट कर पाए तो हम कहेंगे हमारी सीक्वेंस हो जाती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब किसी सीक्वेंस में अगर आपको बढ़ता हुआ पैटर्न मिल गया तो हमने उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कह दिया। अगर आपको घटता हुआ, कम होता हुआ पैटर्न मिल गया तो हमने उसको कह दिया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी अगर या वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मतलब अगर आपको किसी सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस प्रूव करना है तो या तो आप ये वाला पैटर्न शो कर दीजिए जिसे आप ये कहेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, या आप ये पैटर्न शो कर लीजिए जिससे आप कह देंगे कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला पैटर्न आपको मिलना चाहिए तो हम सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। तो अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए हर नेक्स्ट टर्म बड़ा बड़ा मिलता जाए या हर नेक्स्ट टर्म छोटा 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 मिलता जाए, ईदर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर आपको सीक्वेंस मिलती है तो हम उसे कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अगर आपके पास स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, जैसे हमने अभी कहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है, हर एक टर्म से नेक्स्ट टर्म बड़ा होता है और इक्वल भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है जब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो कभी कभी सेम पैटर्न भी हो सकते हैं। सपोज हमने ऐसा कहा कि दिस इज A1, फिर A2 आया, फिर A3 आया और आपको ये पैटर्न मिल रहा है, लेकिन कहीं बीच में आपको ऐसा लगा कि दिस A5th टर्म और A6th टर्म आपस में सेम है तो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला पैटर्न आपका इंक्रीजिंग होता है। लेकिन जब हमने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है आपको केवल बढ़ता हुआ पैटर्न मिलेगा, इक्वल वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। तो जब स्ट्रिक्टली आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में nth टर्म से बड़ा आपको n+1th टर्म मिलेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कहीं पर भी वो इक्वल नहीं मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी आपको मिलेगा, ठीक है, जहां सीक्वेंस में हर nth टर्म से नेक्स्ट टर्म आपको छोटा मिलेगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, लेकिन वो उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग पैटर्न मिलता है, डिक्रीजिंग पैटर्न मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ टर्म्स आपके इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बोथ केसेस में। लेकिन जब हमने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो वहां आपको केवल बढ़ता हुआ पैटर्न मिलेगा, कम होता हुआ घटता हुआ पैटर्न मिलेगा, लेकिन आपको दो वैल्यूज इक्वल नहीं मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो आपको बढ़ता हुआ या घटता हुआ पैटर्न चाहिए, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोनोटोनिक सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में
आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल सकती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी मिल सकती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी मिल सकती है। ये डिफरेंट टाइप्स आपके मोनोटोनिक सीक्वेंस के हैं। ठीक है, अब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस को हम क्यों स्टडी करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं। पहली चीज, सपोज हमने कहा हमारे पास कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिले, कोई भी, लेकिन वो बाउंडेड अबव है, मतलब आपको A1 से बड़ा A2 मिला, A3 मिला एंड सो ऑन, ऐसा पैटर्न आपको मिलता चला गया। और अगर वो बाउंडेड अबव है तो मतलब आपको वो सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल M मिल जाती है। किसी सीक्वेंस के लिए कैपिटल M मिल गया, वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कहते हैं, बाउंडेड अबव है। सबसे छोटी वैल्यू मिल गई तो बाउंडेड बिलो है। तो अगर आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आपको बढ़ता हुआ पैटर्न मिलेगा, और आपको अगर बाउंडेड अबव सीक्वेंस मिलती है तो आपको वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है कैपिटल M। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए अगर बाउंडेड अबव कंडीशन मिल जाती है तो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, इसी पॉइंट पर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाती है। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको सीक्वेंस के लिए यही वैल्यू मिल जाती है, लिमिट। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस को हम क्यों स्टडी करते हैं, जहां भी आपको पता चला मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो उसकी कन्वर्जेंसी को हम रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली जो कि बाउंडेड अबव है, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई आपको, वो कैपिटल M मींस वो लीस्ट अपर बाउंड, उस सीक्वेंस के लिए कन्वर्जिंग पॉइंट मिल जाता है। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी उस सीक्वेंस के लिए आपको वैल्यू वही लीस्ट अपर बाउंड मिल जाता है। इसी केस में अगर आपके पास कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली प्लस वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है साथ में, तो हम ये कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर देती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। मतलब अब आपके पास क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो A1 से छोटा A2 मिला, A2 से छोटा A3 मिला एंड सो ऑन, यही पैटर्न आपको मिला इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें वो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पैटर्न कम 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 होता हुआ आ रहा है, तो वो सबसे छोटी वैल्यू आ गई। यहाँ पैटर्न बढ़ रहा है तो यहाँ आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और यही सबसे छोटी वैल्यू m को हम क्या कह देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली और वो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है तभी तो सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल m मिल रही है, और वही उसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो बाउंडेड बिलो है, वो सबसे छोटी वैल्यू m मिलेगी, और उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर आपको कन्वर्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसके लिए कन्वर्जिंग पॉइंट होगा। तो यहां से हमने दो चीजें कंक्लूड करी कि कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो सबसे बड़ी वैल्यू m मिलेगी, और आपको लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा जहां वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। अगर आपके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिली कोई भी और वो बाउंडेड बिलो है तो सबसे छोटी वैल्यू m मिलेगी, स्मॉल m मिलेगी, और इस सीक्वेंस के लिए जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसी पर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो यहां से हम एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट कभी भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, बाउंडेड अबव होगी या बाउंडेड बिलो होगी, तो आपको या तो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा। तो इन पॉइंट्स पे आपको कन्वर्जेंसी मिलेगी। अगर इन केस बाउंडेड अबव नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा, बाउंडेड बिलो नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, तो कन्वर्जेंसी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, डाइवर्जेंसी मिलेगी। लेकिन ऑसिलेटरी सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, या तो बढ़ रही है या तो छोटी हो रही है। तो बढ़ने के साथ साथ, कम होने के साथ साथ, अगर हमें बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन मिलती है तो हमें वो कन्वर्जिंग पॉइंट मिल जाता है, हमें कन्वर्जेंसी मिल जाती है। अगर हमें वो कन्वर्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो वाली कंडीशन नहीं मिलती, तो वो सीधे सीधे डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जेंसी मिल जाएगी, बट ऑसिलेशन नहीं मिलेगा आपको। तो कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेटरी नहीं होगी मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। और लास्ट यहां से कंक्लूड हम ये करते हैं कि आपके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कन्वर्जेंसी किसी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए कि वो बाउंडेड होगी। मतलब
अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटॉनिक है प्लस बाउंडेड भी मिल गया साथ में, आपको कोई भी मोनोटॉनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बाउंडेड मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, आपको कन्वर्जेंसी मिलेगी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो साइड हम लेके चल सकते हैं कि अगर सीक्वेंस आपकी मोनोटॉनिक है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्लस आपने ये बता दिया कि वो बाउंडेड भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंसी आपको मिलेगी। यहीं पे कन्वर्सली अगर मैंने कहा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आपकी प्लस मोनोटॉनिक, तो वो है ही, क्योंकि हम मोनोटॉनिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वो मोनोटॉनिक तो है ही। तो अगर मोनोटॉनिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिली तो आपको ये मिल जाता है कि आपकी सीक्वेंस पक्का बाउंडेड होगी। अब इसमें क्या है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस है प्लस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड तो होती है। तो अगर आपकी मोनोटॉनिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है डेफिनेटली वो बाउंडेड होगी। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कन्वर्जेंसी की, कि किसी भी मोनोटॉनिक सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंसी की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है बाउंडनेस। तो अगर मोनोटॉनिक और बाउंडेड सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंसी मिली, और अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी डेफिनेटली, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमें पता है। ठीक है, अब ये मोनोटॉनिक सीक्वेंस हम क्यों पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में ये चेक कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो वहां पर हम ये मोनोटॉनिक सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से ऐड कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखा है, आपको उसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो आप उसको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर दो, तो उसकी कन्वर्जेंसी के लिए आपको उसकी बाउंडनेस चेक करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखो, सपोज हमने कहा हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस सो ऑन प्लस 1/n+n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये आपको चेक करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीक्वेंस में हमें मोनोटॉनिक वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हमें an और an+1 को रिलेट करना पड़ेगा। तो an तो हमारे पास दे ही रखा है, an+1 क्या हो जाएगा, an के अकॉर्डिंग n को रिप्लेस कर देते हैं n+1 से, तो पहला टर्म n+2 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला n+3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला जो है दिस इज 1/2n एक्चुअली, तो इसको मैं 2n+2 कर देती हूँ, क्योंकि n जो था वो n+1 हो गया। इससे पहले जो आएगा वो आएगा 2n+1, इसी तरीके से होगा। और nth टर्म जो है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न शो करेंगे आपका मोनोटॉनिक सीक्वेंस है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं an+1 और an का डिफरेंस, ये आपको क्या मिलता है। तो जब हम इसको डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना, तो ये सारे टर्म्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। n+2 क्रॉस हो जाता है, आगे n+3 होगा वो इससे क्रॉस हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से इससे पहला वाला टर्म जो होगा 1/2n होगा, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे an+1 में दो चीजें बच गई आपकी, पहला तो 1/2n+1 और 1/2n+2, और माइनस यहाँ पे बचा केवल ये टर्म, ये कैंसिल नहीं हुआ किसी से, -1/n+1 ये बच गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में आपका, इसको मैं 2 ब्रैकेट से बाहर लेके n+1 कर देती हूँ, और ये यहाँ पर भी है तो कॉमन हो गया, और इधर दूसरी चीज आ जाती है 2n+1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर 2n+1 है, ये मिसिंग है, तो 2n+2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2n+2 है तो ये मिसिंग है, तो ये आ जाएगा। यहाँ ये है तो 2 मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये -4n-2, सिंप्लीफाई किया तो ये क्रॉस हो गया, 2 भी क्रॉस हो गया, ऊपर केवल 1 रह गया। क्या मिला हमें, हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो an+1 और an का डिफरेंस है ये मिल गया आपका। ठीक है, अब आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके चले, n इज इक्वल टू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n ये जो वैल्यू आएगी 1 समथिंग कुछ मिलेगा आपको, 1/2, 1/6, 1 सो ऑन। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी 0 से ग्रेटर आएगी। 0 कभी भी नहीं आएगी, किसी भी वैल्यू n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए आपको 0 नहीं मिलेगी, 0 से ग्रेटर ही मिलेगी, 1/12, 1/36 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें क्या कंक्लूड हुआ, दैट an+1 माइनस n फॉर एवरी नेचुरल नंबर आपको पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, और वी कैन से an+1 इज ग्रेटर देन an आपको मिल जाता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, तो यहां से हमें ये कंक्लूड होता हुआ मिला कि आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक टर्म से नेक्स्ट वाला टर्म बढ़ता हुआ आपको मिलेगा।
अब वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हमें पता नहीं है, हमें केवल ये पता है कि हर एक नेक्स्ट टर्म पहले वाले से बड़ा आपको मिलेगा। तो यहां से हमें कंक्लूड ये हो गया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, तो क्वेश्चन को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए हम केवल ये चीज कंक्लूड करते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिली। अब बाउंडेड भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड इज कन्वर्जेंसी। तो यहाँ पर जो हमारा an था, तो मैं कह सकती हूँ 1/n+1 1/n से छोटा है, 1/n+2 भी 1/n से छोटा होगा, एंड सो ऑन 1/n+n 1/n से छोटा होगा, क्योंकि मेरे पास n+1 n से बड़ा है, और जब मैं रिवर्स कर दूंगी तो ये वैल्यू 1/n से छोटी आ जाएगी। सेम हम n+2 के लिए, n+3 के लिए, n+n के लिए ले सकते हैं। और यहां से मैं ये कंक्लूड करती हूँ दैट an इज लेस देन 1/n 1/n एंड सो ऑन, nth टर्म 1/n आ गया, और वी कैन से 1 1 1 n टाइम्स मतलब n/n मीन्स 1, इट मीन्स an की वैल्यू 1 से छोटी आपको मिलेगी। और कुछ भी कर लो, जैसे कि हमारी जो सीक्वेंस है n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाओगे, तो आपको वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलेगी, लेकिन 0 से बड़ी ही मिलेगी an की। कि हमारी सीक्वेंस में आप n को 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी नेचुरल नंबर लेके चले, वो 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करेगी। यहां से क्या रिजल्ट मिलता है, दैट हमारी जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो अभी हमने कहा हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी थी, जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बाय द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हम ये कह सकते हैं हमारी जो सीक्वेंस है, क्योंकि वो बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे मोनोटोनिक वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, चाहे आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाला पैटर्न या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला पैटर्न शो कर देते हो किसी सीक्वेंस के लिए, साथ में उसको बाउंडेड शो करना है। ये दो चीजें अगर मिल जाती है तो आपकी कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पे हमें दे रखी है, an इज इक्वल टू 1/(1), 1/(2) एंड सो ऑन 1/(n) फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो फिर से वही चीज n+1, an+1 क्या हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज चलता जाएगा, लास्ट का टर्म जो आएगा वो आएगा n+1 फैक्टोरियल, और इससे पहला वाला टर्म आएगा फैक्टोरियल n। जो आपका nth टर्म है वो एज इट इज सेम चलता जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, यहां से हमें निकालना है an+1 और an का डिफरेंस। सो डिफरेंस के केस में ये सारे टर्म्स आपके नेगेटिव हो जाते हैं, तो सेम टर्म्स आपके सारे 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 इधर के क्रॉस हो जाएंगे, केवल ये यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है, एंड डिफरेंस इज 1/n+1 फैक्टोरियल। अब फॉर एवरी नेचुरल नंबर n आपको 1/(2) फैक्टोरियल 3 वैल्यू मिलेगी, जो कि 0 कभी भी नहीं आएगी, 0 से ग्रेटर ही आएगी। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया दैट an+1 माइनस an की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और वी कैन से an+1 इज ग्रेटर देन an फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। हर नेक्स्ट टर्म पहले वाले से बड़ा है, आपको एक इंक्रीजिंग पैटर्न मिल रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो मिल गई, अब हमें क्या चेक करना है, बाउंडनेस। an को देखते हैं, an हमारे पास दे रखा है, इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बाउंडनेस चाहिए, तो एक वैल्यू चाहिए जिससे हम इसको रिलेट कर पाए। तो सीक्वेंस में हमें ये तो पता है कि वो 0 कभी नहीं होगी, तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो रिलेशन हमें रिलेट करना है। तो इसको मैं ये कह देती हूँ कि 1/(3) 1/2 से छोटा आ गया, मतलब 1/(3) क्या है, 1/6, एंड 1/2 पावर 2 1/4 है, तो ये से छोटा है। इसी तरीके से 1/4 1/2 से छोटा होगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से 1/(n) 1/2 पावर n-1 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर देते हैं, अदर देन दीज टू टर्म्स, बाकी टर्म्स तो इन सारे टर्म्स से छोटे हैं। तो इन टोटालिटी में अगर हम लें तो कहीं ना कहीं ये हमारी पूरी सीक्वेंस इस सम से छोटी ही आई। ठीक है ना, हम ये इसे लेके चल रहे हैं जिससे हमें क्या मिले, एक फिक्स वैल्यू मिल जाए जिससे हम उसे रिलेट कर पाए। अब देखो यहाँ पे हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई, जहां फर्स्ट टर्म तो हमारा a
1 आ गया और कॉमन रेशियो R हमारा 1/2 आ गया, क्योंकि 1/2 के अकॉर्डिंग वो गैप कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है। n टर्म्स का सम हो जाता है a, मतलब 1 माइनस जो आपका कॉमन रेशियो है दैट इज 1/2 पावर n अपॉन a माइनस r दैट इज 1 माइनस r आपका 1/2 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये एक्चुअली आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 पावर n, 2 पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो इसी को मैं ये कह देती हूँ, कहीं ना कहीं जो हमारा an है वो 2 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आई 2 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन आप लेके चलो तो ये वैल्यू आपको 2 से छोटा ही मिलेगा। तो इस तरीके से फॉर एवरी नेचुरल नंबर n आपको an की वैल्यू 2 से छोटी मिली, और कुछ भी कर लो, नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, आपको वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, 0 से ग्रेटर मिलेगी। यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया। हमारी जो सीक्वेंस है 0 एंड 2 के बिटवीन लाई करेगी। ठीक है ना, ये स्मॉल m मिल गया, ये कैपिटल M मिल गया। यहां से हमें क्या मिल गया, दैट हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस आ गई। और ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ओके जी, तो इस तरीके से आप मोनोटोनिक सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव कर लो तो ये पता चल जाएगा कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंसी शो करेगी आपकी सीक्वेंस। ठीक है ना, तो यहां से हम मोनोटोनिक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए बाउंडनेस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। केवल आपकी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न मिलना चाहिए प्लस बाउंडेड होना चाहिए, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन के साथ। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।